डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए परियोजना कार्य के लिए सुझाव चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। परियोजना, परियोजना वर्ड क्या है? मतलब पहले से योजना बनाकर कार्य करना। देखो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, समाज शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, इतिहास हो, पोल साइंस हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट में मतलब परियोजना का या रिसर्च का अपना खुद का एक महत्व होता है। मतलब नई चीजों के बारे में जानना। आदमी हमेशा से इस तरह का रहा है, मानव दिमाग इस तरह का रहा है कि वो हर बार कुछ ना कुछ नवीन सीखना चाहता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो अलग अलग रास्ते खोजता है। समाज शास्त्र भी एक इसी तरह का विषय है जिसमें समाज के बारे में नए आंकड़े इकट्ठे करना, समाज में फैली हुई सामाजिक समस्याओं के समाधान ढूंढना, उनके बारे में कार्य करना, ये रिसर्च कार्य के अंतर्गत आता है। समाज शास्त्र में अनुसंधान का अपना महत्व होता है। परियोजना कार्य के अंतर्गत किसी भी सामाजिक समस्या की प्रकृति को समझने के लिए अध्ययनकर्ता स्वयं ही संबंधित क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों से आंकड़े इकट्ठे करता है, फिर उन तथ्यों को एक निश्चित क्रम में लगाता है, उसको वर्गीकरण किया जाता है, फिर वर्गीकरण करने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है ताकि उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। यानी कि परियोजना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना एक महत्व रखती है। परियोजना, परी प्लस योजना दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट प्लस वर्क, यानी कि योजना बनाकर कार्य करना। योजना प्लस कार्य प्रणाली हम इसको कह सकते हैं कि योजना को एक क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा उसके बारे में जानना, योजना की कार्य प्रणाली के बारे में जानना, ये परियोजना कहलाता है। परियोजना के लिए किस तरह के सुझाव दिए गए हैं वो यहाँ पर बताया गया है। परियोजना होती क्या है, इसके बारे में किलपैट्रिक ने बताया है कि परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी कि सामाजिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, पूरा दिल लगाकर एक उद्देश्य के साथ जो अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समस्या का को सोल्व करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो परियोजना कहलाता है। इसको वर्गीकृत तरीके से किया जाता है, मींस इसके अंदर सामाजिक समस्या की प्रकृति के बारे में जाना जाता है, फिर उस सामाजिक समस्या से समाज को होने वाले नुकसान और फायदों के बारे में जाना जाता है। इससे संबंधित व्यक्ति जो अध्ययन करता है वो वहां पर संबंधित क्षेत्र में जाकर आंकड़े इकट्ठे करता है, फिर उनको वर्गीकृत करता है, उन आंकड़ों से वो उचित निष्कर्ष निकालता है ताकि समाज में आगे उनका पूर्ण प्रयोग किया जा सके। परीक्षण किया जाता है ताकि निष्कर्ष उचित तरीके से निकाले जा सके। मतलब हमारे यहाँ जो परियोजना कार्य के लिए सुझाव चैप्टर दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि विद्यालय में आने वाली समस्याओं के बारे में जानना, हमारे आसपास होने वाली समस्याओं के बारे में जानने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सके। प्रोफेसर स्टीवेंसन ने भी परियोजना कार्य की डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता प्राप्त करता है। मीन्स समस्या का समाधान करने वाला एक ऐसा कार्य है जो समस्या का अच्छे से हल प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा ही सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और दी गई है, वो डेफिनेशन दी है बेलार्ड ने। बेलार्ड के अनुसार परियोजना वास्तविक जीवन का वह हिस्सा है जो विद्यालय में किया जाता है, जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। यानी कि परियोजना वास्तविक जीवन का वो भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। परियोजना कार्य जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का नया ढंग है, मीन्स नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है परियोजना कार्य के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अध्ययनकर्ता जो है वो सामाजिक समस्या को अगर अध्ययनकर्ता सामाजिक समस्या को उठाता है तो उसका अच्छे से हल
हल भी निकल आता है। इस कार्यकर्ताओं द्वारा अध्ययनकर्ता के निर्देशन में रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट जो है वो पूरी विश्वसनीय होती है। मीन्स जो रिपोर्ट वहाँ के अक्षेत्र से इकट्ठे किए हुए आंकड़े हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है, तो वो उस अक्षेत्र की में पाई जाने वाली समस्याओं के बारे में बताती है। यानी कि जैसे अगर हम किसी इलाके में ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर फैले हुए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की वजह से लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, तो हम उसके एक छोटे से हिस्से से कुछ आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों का जीवन ड्रिंकिंग के इस तरीके से किस तरह से प्रभावित हुआ है, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट वहाँ के बच्चों के एजुकेशन पर पड़े हैं, स्त्रियों का जीवन कहाँ तक प्रभावित हुआ है ड्रिंकिंग की समस्या की वजह से। ठीक है, वहाँ पे रहने वाले इतने ज़्यादा लोग ड्रिंक क्यों करते हैं, इस चीज़ को मतलब किस लेवल तक इसने समाज को नुकसान पहुंचाया है और किस तरह से समाज के इस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस चीज़ को हम केवल और केवल परियोजना के द्वारा ही जान सकते हैं। मीन्स समाज में फैली हुई बुराइयों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है ताकि उनका उचित समाधान किया जा सके। मतलब पहले ये जाना जाता है कि लोग किस तरह से मतलब इस मद्यपान की आदत की तरफ अग्रसर हुए, क्या वजह थी, मतलब उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी, उसका आगे इफेक्ट क्या पड़ा, मतलब अवलोकन के द्वारा ये जाना जाता है, ये देख के कि भी वहाँ पे किस तरह का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। या हम ये भी जानना चाहते हैं कि को एजुकेशन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं या गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो इसके लिए भी हम उन क्षेत्रों में जाके, उन स्कूलों में जाके वहाँ पर अध्ययन करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ कितना खुलकर बोल सकती हैं या कोएड स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ खुलकर बोल सकती हैं। तभी हमारा कोई अध्ययन निकल कर सामने आएगा, उसी से हमें पता चलेगा कि भाई कौन से बच्चे ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, साहसी होते हैं और वो अपनी बात को दूसरों के सामने आसानी से रख सकते हैं। मीन्स कोएड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा सीखते हैं या गर्ल्स स्कूल में या बॉयज़ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी पहले से एक योजना तैयार करनी पड़ती है। मतलब वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले से ही योजना बनानी पड़ती है। परियोजना कार्य, अगर हम कोई परियोजना कार्य करते हैं तो उसके लिए कई सत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, परियोजना कार्य के सत्रों में पहला जो सत्र है वो है परियोजना कार्य का आयोजन। परियोजना कार्य का आयोजन किस प्रकार से करना है, ये हमारा पहला सत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना होता है कि भाई हमें कौन सी समस्या के बारे में पढ़ना है या किस समस्या के बारे में हमें जानना है। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले सबसे पहला कार्य होता है समस्या का चुनाव करना। किस समस्या का अध्ययन करना है, किस समस्या के बारे में हमें तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करने हैं। ठीक है, हमें एक ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसमें अध्ययनकर्ता की रुचि हो और वो ठीक ढंग से उसमें परिश्रम कर सके या ज़्यादा परिश्रम से काम कर सके। जब वो अच्छे परिश्रम से काम करेगा तभी तो समस्या का ठीक से हल निकल कर सामने आएगा। अध्ययनकर्ता को उस समस्या व उससे संबंधित अन्य पक्षों के बारे में भी पहले से ही पता होना चाहिए ताकि समस्या के बारे में अच्छे से वो जान सके। समस्या को चुनते समय हमेशा उस समस्या के उद्देश्य को भी ध्यान रखना चाहिए। उस समस्या का उद्देश्य क्या है, कि वो अध्ययनकर्ता क्या जानना चाहता है, क्या अध्ययन करना चाहता है। मीन्स इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इस समस्या का अध्ययन करने से समाज को ये फायदा होगा, समाज में इस तरह का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए समस्या का चुनाव करते समय अध्ययनकर्ता को समस्या के उद्देश्य के बारे में भी पता होना चाहिए। विषय का चुनाव साधनों की सीमा के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मीन्स हम बड़ी समस्या उठा लेते हैं और हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे समस्या को चुनें जिसके लिए हमारे पास नियमित साधन हो या पैसा और परिश्रम पूरा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें समस्या का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण यानी कि समस्या
ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। मान लिया कि हम समाज से मद्यपान की समस्या को हटाना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि मद्यपान की समस्या को हटाना, उन लोगों के बारे में जानना कि उनको ये आदत लत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी और किस वजह से ऐसा हुआ। इसको भी इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि एक बच्चा जो मान लिया एक बच्चा क्लास में काफ़ी लंबे टाइम से बैठा रहता है और वो किसी भी चीज़ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्यों पढ़ नहीं पाता, या मतलब उसको घर में कोई समस्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना भी परियोजना कहलाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स का हल निकालना भी परियोजना कार्य के अंतर्गत ही आता है। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले या किसी भी समस्या के बारे में जानने से पहले उसके लिए एक संगठन बनाना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति उसके अंतर्गत कार्य करेंगे, जो आंकड़े इकट्ठे करेंगे, आंकड़ों को एक सिरे से लगाएंगे, फिर उनको वर्गीकृत करके निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब तथ्यों का संकलन ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सर्वेक्षण के लिए सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है व्यक्ति, यानी कि संगठन जिसके अंतर्गत निदेशक, प्रमुख निदेशक इत्यादि होते हैं और वो समस्या के उद्देश्य का हल ढूंढने के लिए हर स्तर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्ययन क्षेत्र को परिसीमित करना। मीन्स अध्ययन क्षेत्र के बारे में जानना। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में सबसे पहले ये अगर मतलब वस्तुनिष्ठता लाना चाहता है तो वो ये एक एरिया को पहले से ही डिफाइन कर लेता है कि सिर्फ मैं इस मोहल्ले का ही अध्ययन करूंगा या इस मोहल्ले के बारे में पाई जाने वाली समस्या के बारे में ही अध्ययन करूंगा। यानी कि इसके लिए विशेषज्ञों से मिलना, उनके बारे में जानना, क्षेत्र की तैयारियां, मतलब ये सारी चीज़ें पहले ही उसको परिसीमित कर लेनी पड़ती हैं। मतलब इसके लिए यह जरूरी है कि सभी तथ्यों को एकत्रित ना करे, बल्कि सिर्फ उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करे जो अध्ययन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही समस्या हो, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जिस समस्या का हमें अध्ययन करना है हमें केवल उसी समस्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने हैं, उन्हीं को हमें वर्गीकृत करना है। यानी कि मतलब अध्ययनकर्ता को अध्ययन क्षेत्र को पहले से ही परिसीमित कर लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रारंभिक तैयारियां यानी कि योजना को बना लेना। यानी कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण के संबंध में कुछ तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं और इसमें सर्वेक्षण से संबंधित विषयों जैसे समस्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, विशेषज्ञों की राय लेना, उसके बाद आता है समस्या से संबंधित अन्य पक्षों को जानना, समस्या के उद्देश्यों के बारे में जानना। यानी कि मतलब परियोजना हमारे लिए है क्या? वास्तविक ज्ञान एकत्रित करना, नवीन ज्ञान को एकत्रित करना या पुराने ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ सम्मिलन करना, उनको इकट्ठा करना, ये सब कुछ परियोजना कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैंपल का चुनाव। जब प्रारंभिक तैयारियां हो जाती है तो उसके बाद अध्ययनकर्ता क्या करता है? सैंपल का चुनाव करता है। यानी कि वो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही आंकड़े इकट्ठे करेगा और जो निष्कर्ष निकल के आएंगे वो सारे क्षेत्र से ही संबंधित होंगे और सारे क्षेत्र के लिए ही लाभदायक होंगे। सैंपल का चुनाव करते समय भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसको मतलब आंकड़े इस तरह से इकट्ठे करने चाहिए कि समस्या का उचित समाधान निकाला जा सके। यानी कि अगर अध्ययन करने वाली इकाइयों में सैंपल का चुनाव सही है तो अध्ययन भी सही होगा और निष्कर्ष भी सही निकलेंगे। अगर सैंपल का चुनाव ही गलत है तो अध्ययन भी गलत होगा और ये उसकी बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करता है कि वो लोगों की सोच के बारे में कैसे जाने। सर्वेक्षण की सफलता असफलता सैंपल के चुनाव पर निर्भर करती है। अगर सैंपल का चुनाव ठीक ढंग से किया गया है तो अध्ययन भी ठीक होगा, क्योंकि सैंपल का चुनाव करने से सर्वेक्षण का क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है, धन, समय और परिश्रम की बचत होती है। अध्ययनकर्ता अपने समय को और चीज़ों में अच्छे से केंद्रित कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बजट तैयार करना। मतलब समस्या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या सर्वेक्षण और अवलोकन विधि के द्वारा जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका अगला स्तर होता है बजट बनाना। सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर सर्वेक्षण को सुचारू रूप से चलाना है तो इसके लिए एक संतुलित बजट हो। मतलब अध्ययनकर्ता के पास इतने पैसे हों कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको खर्च कर सके। बजट का अपने सर्वेक्षण तथा साधनों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय सूची का बनाना। समय सूची यानी कि किस तरह से कार्यों को करना है, इसके बारे में पहले से ही समय सूची को तैयार कर लेना। सर्वेक्षण में समय का निर्धारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सर्वेक्षण की उपयोगिता के बारे में बताता है। अगर लंबे समय में हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो उस समस्या हो सकता है उस टाइम तक वो समस्या ही खत्म हो जाए। तो इससे मतलब थोड़े टाइम में, कम पैसों में, कम अच्छे ठीक बजट के अंतर्गत जिस समस्या का अध्ययन किया जाता है वही समस्या आगे जाकर बढ़िया मतलब अच्छे रिजल्ट्स देती है, और तभी हम वास्तविक आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। यानी कि सर्वेक्षण में समय का निर्धारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समय सूची सर्वेक्षण की प्रकृति, सर्वेक्षण के उद्देश्य और उसमें लगे हुए व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियों का चुनाव। मतलब अगर हमें समस्या के बारे में अच्छे से जानना है तो अध्ययन पद्धतियों का भी चुनाव करना अति आवश्यक हो जाता है। सर्वेक्षण, प्रेक्षण, अवलोकन, इंटरव्यू यानी कि मतलब साक्षात्कार, इनमें से कोई भी विधि हो सकती है। परियोजना कार्य का अध्ययन पद्धतियां हमेशा समय, धन, सर्वेक्षण की प्रकृति और कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर चुनी जाती है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम किसी बड़ी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या रहता है, सर्वे मेथड यानी कि सर्वेक्षण विधि। ठीक है। और अगर हम केवल एक व्यक्ति की समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड रहता है साक्षात्कार विधि। मतलब व्यक्ति को से आमने सामने बात करके उसके बारे में जानना, वो कहलाता है साक्षात्कार विधि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अध्ययन में यंत्रों का चुनाव। यानी कि अध्ययन में जिन टूल्स का यूज़ होना है, प्रश्नावली का, इन्वेंटरी का जिनका यूज़ होना है उनके बारे में जानना। और क्षेत्र में कार्य करने में कार्यकर्ताओं का चुनाव, उनका प्रशिक्षण भी सर्वेक्षण को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। अगर हम ईमानदार, निष्ठावान व्यक्तियों का चुनाव करते हैं तो सर्वेक्षण भी अच्छे ढंग से होता है और वो समाज के लिए उपयोगी भी होता है और वास्तविक ज्ञान को इकट्ठा करने में हमारी मदद भी करता है। पॉइंट है हमारा पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी परीक्षण। यानी कि सर्वेक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूर्व परीक्षण, मतलब जिस समस्या का हमने चुनाव किया है उस समस्या पर पहले अगर अध्ययन हो चुका है तो उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उस समस्या का अध्ययन करते समय किन यंत्रों का प्रयोग किया गया था ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। यंत्र यानी कि टूल्स, उन टूल्स के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है ताकि पूर्वगामी सर्वेक्षण से हमें सामने आने वाली अध्ययन के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है और उस समय मतलब जो उसमें कमियां रही हैं उनको भी अच्छे से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समुदाय को परियोजना कार्य के लिए तैयार करना। यानी कि सर्वेक्षण कार्य की शुरुआत करने से पहले समाचार पत्रों, रेडियो, प्रचार के माध्यमों के द्वारा हमें व्यक्ति को सर्वेक्षण के लिए तैयार कर लेना चाहिए, अनुकूल वातावरण के लिए तैयार कर लेना चाहिए ताकि परियोजना कार्य अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तथ्यों का संकलन। यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करना। तथ्यों का संकलन क्षेत्र जो है वो लोगों से व्यक्तिगत संपर्क साधकर या उनके एरिया में जाकर अवलोकन करके इस तरह से लोगों से संपर्क साधकर तथ्यों का संकलन किया जाता है। यानी कि तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। यानी कि लोगों से प्रश्न पूछकर भी तथ्यों को इकट्ठा किया जा सकता है, उनके विचारों के बारे में जाना जा सकता है। तथ्यों का संकलन करते समय सबसे पहले सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। उसके बाद उनसे सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। परियोजना कार्य में लगे कार्यकर्ताओं की देखरेख करना ताकि वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर सके, ये सब कुछ तथ्य के संकलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तथ्यों का विश्लेषण। तथ्यों का
विश्लेषण, यानी कि किस तरह से तथ्यों को इंटरप्रेट करना है, ये इसके अंतर्गत आता है। मतलब किस तरह से उनका वर्णन करना है, ठीक है। मतलब तथ्यों को इकट्ठे करने के बाद का स्तर है तथ्यों का विश्लेषण और निर्वचन करना। मतलब इसमें तथ्यों को तोलना कहा जा सकता है, तथ्यों के बारे में जानना, तथ्यों को तोलना, आंकड़ों को इकट्ठे करके उनके बारे में जानना कि कौन सा सही आंकड़ा है अध्ययन के लिए और कौन सा गलत आंकड़ा है। यानी कि तथ्यों को इकट्ठे करने के बाद का स्तर क्या हुआ, तथ्यों को तोलना। हर एक सर्वेक्षण में कुछ कसौटियां रखी जाती है और इन कसौटियों में तथ्यों को रखकर परखा जाता है, उनके सही और गलत होने का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपादन, मतलब तथ्यों का संपादन, तथ्यों को निष्पादित करना। यानी कि इसमें पहले ये देखा जाता है कि हर एक तरफ से सूचना आ गई है या नहीं, क्षेत्र के किसी व्यक्ति से सूचना रहती तो नहीं जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसका हमें प्रयोग करना हो। उसके बाद इनकी कोडिंग की जाती है, कोडिंग के द्वारा इनको एक नंबर दे दिया जाता है, कोड के लिए कोई संख्या भी रखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण और सारणीयन, मतलब वर्गीकरण करना, तथ्यों को वर्गीकृत करना और उसको सारणी में लगाना। यानी कि जब तथ्यों का संपादन हो जाता है तो तथ्यों को समानता और भिन्नता के आधार पर अलग अलग सूचियों और समूहों में इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के इस वर्गीकरण को अच्छी प्रकार से समझने के लिए इसको अलग अलग तालिकाओं में लगा दिया जाता है, अलग अलग आंकड़े बना दिए जाते हैं, अलग अलग तालिकाएं बना दी जाती हैं, जिसे सारणीयन कहते हैं। यानी कि परियोजना कार्य में वर्गीकरण और सारणीयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप ओपनली हम हर एक तथ्य के बारे में जान सकें कि भी किस तथ्य को किस क्षेत्र से इकट्ठा किया गया है और कौन सा तथ्य जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब तथ्यों को अलग अलग सारणी, हाँ के, नहीं के और पता नहीं, मतलब नहीं जानना, इस तरह से मतलब तथ्यों को अलग अलग लगा दिया जाता है। पॉइंट है हमारा तथ्यों का प्रदर्शन, मतलब हम तथ्यों को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि चित्रमयी प्रदर्शन भी हो सकता है, ये रिपोर्ट का बनाना और उसके बाद उसको प्रकाशित करना, ये भी हो सकता है। चित्रमयी प्रदर्शन कैसे होता है, मतलब हम यूँ बता दें कि 67% जैसे जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, बाकी की जनसंख्या जो है वो अदर कार्यों में लगी हुई है। यानी कि चित्र के द्वारा किसी चीज़ को प्रदर्शित करना चित्रमयी प्रदर्शन कहलाता है। तथ्यों को प्रकाशित करना चित्र के द्वारा चित्रमयी प्रदर्शन कहलाता है। यानी कि तथ्यों को आसानी से प्रकट करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है और तथ्यों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। चित्रों की सहायता से बहुत कम समय में हम अध्ययन को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं और अध्ययन भी मतलब दूसरे व्यक्तियों को अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट का निर्माण तथा प्रकाशन। यानी कि संपूर्ण अध्ययन प्रक्रिया के पूरे होने के बाद रिपोर्ट परियोजना कार्य का अंतिम चरण होता है ये संपूर्ण प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार करना, फिर उसको प्रकाशित करना। रिपोर्ट तैयार करते समय सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि ये सभी को आसानी से समझ में आ सके। तथ्यों को मतलब कभी भी हमें तथ्यों को दोबारा नहीं लिखना चाहिए और उनको तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और अध्ययन भी इस ढंग से करना चाहिए कि वो व्यवहारिक जीवन में उसको लागू किया जा सके। आवश्यक शीर्षक और उपशीर्षक भी उसके साथ लगा देने चाहिए, उसके साथ लिख देने चाहिए, ताकि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसके मामले में टिप्पणियाँ भी दी जा सकती हैं, टिप्पणियाँ भी दी जानी चाहिए ताकि आंकड़े अच्छे से समझ में आ सके। और चित्र के द्वारा या तालिका के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि आंकड़े आसानी से समझे जा सके। उसके बाद रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है और उसे पेश किया जाता है। इस तरह से परियोजना कार्य जो है वो कई सत्रों से होकर गुजरता है। के लिए सुझाव में भी कौन कौन सी विधियों का परियोजना कार्य के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा। सबसे पहले है हमारी सर्वेक्षण पद्धति।
मतलब सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा परियोजना कार्य के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण पद्धति द्वारा सामाजिक समूह और घटना के मामले में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बड़े पैमाने पर जब हमें अध्ययन करना हो, यानी कि 50 लोगों से आंकड़े इकट्ठे करने हो, 100 से 2000 से, तो उसके लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संबंधित घटना या समस्या के बारे में प्रश्न पूछने के लिए एक निश्चित प्रश्नावली तैयार की जाती है। जो लोग प्रमुख रूप से सर्वेक्षण का कार्य करते हैं उन्हें शोधार्थी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर के बारे में लोगों से पूछता है, उनसे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करता है। सर्वेक्षण में प्रश्नों को कई ढंग से पूछा जा सकता है। प्रश्नावली के द्वारा, टेलीफोन करके, स्वयं मिलकर, साक्षात्कार द्वारा, ठीक है, ईमेल द्वारा, इंटरनेट द्वारा। इस तरह से सर्वेक्षण पद्धति के अंतर्गत आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी जो विधि है वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार में मतलब सीधे लोगों से मिलकर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 या 5 व्यक्तियों से ही आंकड़े इकट्ठे कर सकता है। यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण की वह पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता के विचार और भावनाओं के बारे में जानना चाहता है, उसके मामले में तथ्य इकट्ठे करता है। यानी कि सर्वेक्षण पद्धति में अध्ययन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। 50, 100, 2000 व्यक्तियों से भी अध्ययन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन साक्षात्कार में व्यक्तियों की संख्या कम होती है। इसकी विधि है प्रेक्षण या अवलोकन। इसको ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स एक क्षेत्र में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में देखकर जानना, या वहाँ पर रहने वाले लोगों के प्रथाओं, रीति रिवाजों को देखकर जानना, वो अवलोकन के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रेक्षण, अवलोकन और ऑब्जर्वेशन एक ही बात है। इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सहभागी अवलोकन, जिसमें मतलब जो पर्सन पूछने वाला है या जो अध्ययन करता है वो सवै ग्रुप में हिस्सा लेकर अध्ययन करता है, वहाँ पर नज़र रखता है कि किस तरह से इन प्रथाओं को या इन रीति रिवाजों को निभाया जाता है, तो उसको अवलोकन, सहभागी अवलोकन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्ध सहभागी अवलोकन, यानी कि कुछ चीज़ों में वो भाग लेता है, कुछ चीज़ों में वो भाग नहीं लेता, उसको अर्ध सहभागी अवलोकन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है असहभागी अवलोकन, यानी कि असहभागी अवलोकन वो अवलोकन होता है जिसमें अध्ययनकर्ता समस्या के बारे में तो आंकड़े इकट्ठे करता है, लेकिन वो कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग नहीं लेता, केवल ऊपर से नज़र रखकर या समस्या के बारे में देखकर, जानकर ही समस्या के बारे में जानना चाहता है, तो उसको असहभागी अवलोकन कहा जाता है। यानी कि सीधे नज़रों के द्वारा जानकर, देखकर समस्या को, उसके बारे में अध्ययन करना अवलोकन कहलाता है। जैसे हम क्लास में किसी बच्चे की समस्या के बारे में जानना चाहते हैं कि इसको इस सब्जेक्ट का समझ में क्यों नहीं आता, मैथ में क्या प्रॉब्लम है उसको कि वो अच्छे से समझ नहीं पाता, तो हम उसकी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में इसको क्या प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसकी गतिविधियों को नोट करते हैं कि वो किस तरह से वो रिएक्ट करता है। यानी कि किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको देखकर उस प्रॉब्लम के बारे में जानना अवलोकन कहलाता है। परियोजना कार्य के गुण, मतलब जहाँ पे किसी भी कार्य को किया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। पहला गुण है आत्म विकास का अवसर। शोधकर्ता को अपने बारे में विकास करने का पूरा अवसर मिलता है। परियोजना में कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार होता है, और जब वो आत्मविश्वास से किसी कार्य को करते हैं तो उनके द्वारा किसी समस्या का हल भी आसानी से हो सकता है। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होता है, वे कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं। जरूरत पड़ने पर अध्ययनकर्ता से निर्देश भी लेते हैं और अध्ययनकर्ता को निर्देश भी देते हैं। इस प्रकार परियोजना कार्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, सामाजिक भावना का विकास। देखो, कोई भी परियोजना कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, उसके साथ दूसरे व्यक्ति भी मिलकर कार्य करते हैं, तो लोगों के अंतर्गत सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, परियोजना कार्य में सामाजिक भावना का विकास होता है, सामुदायिक भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा विकास के समान अवसर। परियोजना कार्य के अंतर्गत इकट्ठे काम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को
काम करने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को विकसित होने के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवहारिक ज्ञान। जब हम किसी समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें व्यवहार से ये पता लग जाता है कि इस समस्या का हल ऐसे हो सकता है, तो हमें व्यवहार में उस समस्या का अध्ययन करने के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। जब हम किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन करते हुए एक व्यक्ति को जब उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है तो उसको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी मिलती है और एक नवीन ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिसके द्वारा उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता, वो अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकता है। कि जहाँ कुछ गुण होते हैं तो वहाँ पे कुछ दोष भी पाए जाते हैं। पहला है अधिक खर्च। देखो एक अध्ययनकर्ता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो खर्च के अनुसार पैसों का प्रबंध कर सके, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट है उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, मतलब हमें नहीं पता कि इस समस्या का जो हल हमारे सामने निकल कर आएगा वो सही होगा या गलत होगा, ये भी परियोजना कार्य का एक सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव होना, मतलब नए व्यक्ति जब अध्ययन करता है तो उसको अच्छे से प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता, वो क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर पाता, समय की भी कमी होती है और साधनों की भी कमी होती है, इससे कहीं ना कहीं अध्ययन के रिजल्ट्स पे प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको चैप्टर करवाया परियोजना कार्य के लिए सुझाव, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।